नमस्कार, मैं अमिता जैन। मैं अपने YouTube चैनल अमिता जैन द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य पढ़े में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास बताने जा रही हूँ। यूँ तो 19वीं शताब्दी से पूर्व भी 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि ग्रंथों की रचना हुई थी, लेकिन इतिहास की दृष्टि से ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रथम प्रयास एक फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द पासी के द्वारा हुआ। उन्होंने द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखे जाने के कारण ही यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य दृष्टियों से यह अधिक महत्वपूर्ण इसीलिए नहीं है क्योंकि एक तो इसमें काल विभाजन नहीं किया गया, नामकरण नहीं किया गया, कवियों को यथोचित आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखा गया। इसके अलावा इसमें हिंदी के कवियों के स्थान पर के साथ ही उर्दू के कवियों को भी स्थान दिया गया है, यानी कि हिंदी और उर्दू के कवियों को एक साथ इस इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया गया है। वैसे हिंदी काव्य का प्रथम इतिहास लिखने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, अन्यथा कई दृष्टियों से यह कई कम महत्वपूर्ण है। ये इतिहास ग्रंथ 1839 में लिखा गया था। इसके पश्चात 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर के द्वारा द्वितीय इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज नाम से लिखा गया। 1 सहस्त्र कवियों को स्थान दिया है इन्होंने और कवियों के जीवन वृत्त का विस्तृत वर्णन भी किया है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से या शुद्ध इतिहास की दृष्टि से यह इतिहास ग्रंथ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके पश्चात डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा 1888 ईस्वी में, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया, या इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कह सकते हैं, और इसका शीर्षक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। इनके आलोचनात्मक दृष्टि, गहन अध्ययन इस इतिहास ग्रंथ में सर्वत्र झलकता है। अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने के कारण ये अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया है। इन्होंने सर्वप्रथम कवियों का काल विभाजन किया है, कालखंडों का नामकरण किया है। इन्होंने ही पहली बार यह कहा था कि हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल का समय है वो स्वर्ण युग है, और आज भी वो स्वर्ण युग ही सिद्ध होता है। इन्होंने निष्कर्षात्मक रूप से यह बताया कि हिंदी के अंतर्गत न तो संस्कृत को स्थान दिया जा सकता है और न ही उर्दू को स्थान दिया जा सकता है, और इस तरह से इन्होंने एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया और जो बिल्कुल सही और सटीक बैठता है। इस प्रकार डॉक्टर ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को हम हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी कह सकते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने हिंदी का प्रथम इतिहास के नाम से इसका ट्रांसलेशन किया है। इसके पश्चात मिश्र बंधुओं ने 1913 और 1934 ईस्वी में 4 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद नाम से लिखा है। इसमें इन्होंने 5000 हिंदी की कवियों को स्थान दिया है। बहुत विस्तृत अध्ययन, बहुत विस्तृत जीवन वृत्त इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा इन्होंने कोई विशेष दृष्टिकोण उपस्थित नहीं किया है, सिलसिलेवार वर्णन करना ही इनकी विशेषता रही है। बहुत सारे अज्ञात कवियों को भी इन्होंने स्थान दिया है, ये इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा जाना एक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि से में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सिद्ध हुआ है। आचार्य शुक्ल जी ने आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपना करके इतिहास ग्रंथ को पूर्ण किया है। इन्होंने साहित्यकारों को बहुत अधिक गहन अध्ययन से देखा है, समझा है और निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने कहा है कि
परिस्थितियों के अनुसार जनता की चित्तवृत्ति बदलती रहती है और जैसे जैसे चित्तवृत्ति बदलती जाती है साहित्य बदलता चला जाता है और जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों के अनुसार ही बदलती चली जाती है। इन्होंने भक्ति काल का बहुत सुंदर अध्ययन किया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। दार्शनिक और धार्मिक आधार पर भक्ति काल को 4 भागों में विभक्त किया है। प्रथम 2 भाग में निर्गुण शाखा और सगुण शाखा के रूप में और उनकी 2 भाग ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय और सगुण भक्ति मार्ग में सगुण भक्ति में इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य के रूप में विभाजन करके जो दार्शनिक आधार दिया है वह आज भी उसी रूप में सटीक बैठता है और सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। रीतिकाल के आचार्यों का इन्होंने बहुत सुंदर अध्ययन किया है, वर्णन प्रस्तुत किया है। इसके अलावा कई दृष्टि से कई रूप में इनके इतिहास ग्रंथ में त्रुटियां इस रूप में भी मानी जा सकती है कि इन्होंने तत्कालीन स्थितियों को लेखन का आधार बनाया है या साहित्य लेखन का आधार बनाया है। इन्होंने परंपराओं को स्थान नहीं दिया है। इस दृष्टि से कई बार निष्कर्षों में जैसे कि भक्ति काल के निष्कर्ष के में त्रुटि आ गई है। इन्होंने ये कहा है कि निराशा की देन है भक्ति काल। उसी तरह से वीर गाथा काल में भी थोड़ी सी त्रुटि समस्या इसलिए उपस्थित हो जाती है कि इन्होंने नाथ और सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं माना है, उसे सांप्रदायिक साहित्य कहा है। इसके अलावा रीतिकाल के कवियों में आचार्य केशव को इन्होंने रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने अलंकारवादी कहा है और बाद के रीतिवादी रीति काल के कवियों को रसवादी कहा है। और ऐसा नहीं है कि अलंकार शास्त्र पर, अलंकारों पर केशव के बाद किसी ने नहीं लिखा है, कई कवियों ने लिखा है, लेकिन उन्होंने रीतिकाल के अंतर्गत स्थान दिया है। और कई हम यह भी कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें एक इतिहासकार के रूप में उन्हें अनुसंधानकर्ता का कार्य भी कहीं किसी रूप में करना पड़ा था। वैसे ही उन्होंने कवियों का अध्ययन कई बार मिश्र बंधुओं का सहारा लेकर या मिश्र बंधु विनोद का सहारा लेकर प्रस्तुत किया है और उन्होंने स्वयं भी लिखा है। लेकिन जिस समय वो इतिहास लिख रहे थे उस समय अनुसंधान के ग्रंथ बहुत ही कम थे। लगभग 3000 ग्रंथ ही अनुसंधान के या शोध परक उस समय उपस्थित थे। यह वीर गाथा काल का जब वो वर्णन कर रहे थे या जब वो अध्ययन कर रहे थे उस समय केवल 17 ग्रंथ उनके सामने उपस्थित थे। इस तरह से उनको अनुसंधानकर्ता भी बनना पड़ा, इतिहासकार भी बनना पड़ा। इस दृष्टि से उनमें कुछ त्रुटियां आ गई है या इतिहास ग्रंथ में कुछ कमियां रह गई है। लेकिन कई दृष्टियों से देखें हम तो हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को मान सकते हैं। इसके पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तत्कालीन स्थितियों को महत्व दिया है, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को महत्व दिया है। पर तत्कालीन स्थितियों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को निराशा की देन कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मुस्लिम आक्रमण नहीं होता, मुस्लिम भारत में नहीं आते तो भी भक्ति काल आता। 7वीं 8वीं शताब्दी में भक्ति काल की शुरुआत उस समय आलावार और नायवार संत के द्वारा हो गई थी जब मुस्लिम आक्रमण भारत में होने भी शुरू नहीं हुए थे और ये उसी रूप में आता जिस रूप में आया है। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ निष्कर्षों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी विवेचन शक्ति के द्वारा, अपने गहन अध्ययन के द्वारा परिवर्तित किया है। आदिकाल को में उन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य को स्थान दिया है और ये कहा है कि सिद्ध और नाथ साहित्य सांप्रदायिक साहित्य नहीं है बल्कि हिंदी साहित्य की शुरुआती परंपरा के रूप में इन साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा सिद्ध एवं नाथ साहित्य भक्ति काल की कड़ी के रूप में भी इन्होंने स्वीकार किया है। इसी प्रकार रीतिकाल और आधुनिक काल में भी इनके निष्कर्ष
बहुत मान्य है, लेकिन इनकी अहिंसात्मक दृष्टि ने आचार्य शुक्ल जी के सिद्धांतों को आमूल-चूल विरोधात्मक रूप से परिवर्तन नहीं करके अपनी विवेचन शक्ति के द्वारा विवेचन शैली से इन्होंने अपने निष्कर्ष और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके पश्चात यदि हम देखते हैं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इस इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन। इसमें इन्होंने केवल 2 ही कालों को स्थान दिया है, प्रथम आदिकाल, द्वितीय भक्ति काल। आदिकाल में भी प्रथम कवि इन्होंने स्वयंभू को माना है, जो कि अपभ्रंश के भी प्रथम कवि माने जा सकते हैं। इनका बृहद इतिहास है, बहुत गहन अध्ययन इन्होंने किया है और बहुत ही विवेचनात्मक शैली से, विस्तृत शैली से इन्होंने इतिहास को लिखा है। वैसे इतिहास की दृष्टि से ये ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि आगे भी ये लिखते, रीतिकाल और आधुनिक काल पर भी ये अध्ययन करते तो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता। इसके अलावा नागरी प्रचारणी सभा द्वारा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है और इसके बाद में कई शोधपरक ग्रंथ भी इस युग में आज तक इतिहास के क्षेत्र में आते चले जा रहे हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका लिखा है, विजेंद्र स्नातक ने कबीर पर लिखा है और कई ग्रंथ आज भी शोधपरक या पीएचडी के रूप में, इतिहास ग्रंथ के रूप में आ रहे हैं, जिसमें कुछ कालखंड का या कुछ समय का या कुछ बिंदुओं पर उन्होंने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में वैज्ञानिक तरीके से या तार्किक तरीके से अपने विचारों को या अपने विवेचन को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास तासी से आज तक अनवरत रूप से चलता चला आ रहा है। शुक्ल जी के ग्रियर्सन के निष्कर्षों को कई रूप में और आचार्य द्विवेदी जी के निष्कर्षों को कई रूप में आज भी इतिहासकार मानते हैं, कई बार अपने विश्लेषण भी प्रस्तुत करते हैं और इस तरह से हिंदी साहित्य का जो इतिहास में जिस प्रकार से अध्ययन किया गया है, ऐसा लगता है कि विश्व इतिहास के मानदंडों को लेते हुए विश्व इतिहास की विचारों को, प्रमाणों को लेते हुए इतिहास प्रस्तुत किया गया है और हिंदी साहित्य का संपूर्ण दृष्टि इन इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध होती है। धन्यवाद।